हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं नरेंद्र कुमार। और दोस्तों, इसके पहले हम लोग एनसीईआरटी की सारी वीडियो ख़त्म कर चुके हैं। यानी एनसीईआरटी 3, 4, 5 के जितने आते हैं आपके एग्ज़ाम में, उसको हमने फैक्ट के रूप में सारा पढ़ लिया। और अब जो है कि जैसे कि मैं बताया था कि जैसे ही आपकी एनसीईआरटी ख़त्म होती है हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करेंगे। तो अभी जो है कि प्रीवियस ईयर का एक सेट हमने करा दिया है और ये जो है कि आज ईवीएस का दूसरा सेट होने वाला है। और इस दूसरे सेट में हम लोग केवल आज एनसीईआरटी के प्रश्नों को देखेंगे और साथ साथ एनसीईआरटी के फैक्ट को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। और ये आज का वीडियो मैं बता देता हूँ, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है और यहाँ से जो कि प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक नहीं किए तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखेंगे आज जो है कि प्रीवियस ईयर के बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके बीच में शामिल किए गए हैं। अब चलेंगे दोस्तों, जो पहला प्रश्न है इस पहले प्रश्न को यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं? क्या उगाते हैं? टैपियोका और नारियल, और उनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। दोस्तों, घर के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं और उसका उपयोग करके क्या अपना भोजन तैयार करते हैं और स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। वो कहाँ के लोगों की बात की जा रही है? केरल की, गोवा की, कश्मीर की, हांगकांग की। तो दोस्तों एक एक करके यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर गोवा की बात किया जाए दोस्तों, तो गोवा में जो बनता है वो समुद्र की मछली, समुद्र की जो मछली होती है उसको दोस्तों नारियल के तेल में बनाया जाता है। किसमें? नारियल के तेल में। गोवा में जो दोस्तों क्या करते हैं, नारियल के तेल में मछली को बनाया जाता है और खाया जाता है। अगर कश्मीर की बात की जाए दोस्तों, तो कश्मीर में जो मछली पकती है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है कि मैं कश्मीर का रहने वाली हूँ और मेरे घर में जो है कि मछली जो पकती है वो सरसों के तेल से। किसके? सरसों के तेल से। ठीक है। और दोस्तों हांगकांग की बात की जाती है तो हांगकांग में क्या किया जाता है, एक सांप का डिश बनता है जिसे लिंग यू फेन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें बात की जाती है तो कहता है कि जब हम लोग को, हमारे माँ को और हमको जब सांप खाने का मन करता है तो हम लोग क्या करते हैं, होटल में जाते हैं और लिंग हू फेन ऑर्डर कर देते हैं और हम लोग को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो बनता है लिंग हू फेन, लिंग हू फेन एक सांप की डिश है दोस्तों जिसका नाम लिंग हू फेन है। और ये कहाँ खाया जाता है? ये हांगकांग में खाया जाता है। और दोस्तों अगर टेपियोका की बात की जाए तो टेपियोका जो खाया जाता है दोस्तों ये केरल में खाया जाता है। और ये टेपियोका जो है किसी भी करी के साथ, किसी भी करी के साथ दोस्तों केरल में खाया जाता है टेपियोका को। और ये टेपियोका उगता कहाँ है? ये केरल में उगता है। तो ये आंसर आपका केरल हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आपके बीच में एनसीईआरटी भी दिखा देते हैं कि एनसीईआरटी में देखिए ऐसे ही प्रश्न एकदम हूबहू यहीं से प्रश्न आपके बने हैं। जैसा कि मैं बताया था कि एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि एनसीईआरटी से ही प्रश्न बनते हैं। तो आप देखेंगे हूबहू जो है कि यहाँ बात की जा रही है कि मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं, वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं। कहाँ उगती हैं? घर के आंगन में ही उगती हैं। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो खाने का मज़ा आ जाता है। तो ये जो बात की जा रही है दोस्तों टैपियोका खाने की, तो वो बात की जा रही है कहाँ की? केरल की। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों तो ये कह रहा है कि मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। तो हांगकांग के लोग क्या करते हैं? सर्प खाते हैं और कहते हैं कि जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के होटल में जाकर लिंग यू फेन खाते हैं। यानी अगर पूछा जाए दोस्तों सांप की एक डिश है जिसका नाम क्या है? लिंग हू फेन। तो वो कहाँ के लोग खाते हैं? हांगकांग के लोग खाते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कह रहा है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे क्या बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद क्या था? बहुत अलग था। तो उसकी माँ ने कहा अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली है, स्वाद तो अलग ही होगा। तो गोवा में जो खाया जाता है दोस्तों, जो मछली बनती है वो नारियल के तेल में बनती है। और जो कश्मीर के लोग हैं वो लोग किस में बनाते हैं? वो लोग बनाते हैं सरसों के तेल में। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इससे पहले ही जो है कि पहले सेट में भी इससे प्रश्न आया था और ये जो कि फिर आपके बीच में प्रश्न आ गया। देखिए पूछ रहा है चिड़ियों की
चिड़ियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनती है और उसमें अंडे देती है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होते हैं, नर पक्षी जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के घोंसले बनाते हैं और जो मादा पक्षी होती है उसमें से जो उसको घोंसला अच्छा लगता है उसी घोंसला में जा करके अपने अंडे देती है। तो वो किस पक्षी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो बात की जा रही है दोस्तों, ये बात की जा रही है बया या बीवर पक्षी की। नर बीवर पक्षी क्या करता है, बहुत सारे घोंसला बनाता है और मादा को जो घोंसला अच्छा लगता है उसमें जा करके अंडे देती है। और किलचड़ी चिड़िया की बात करें दोस्तों, तो ये क्या करती है, ये अपने घोंसला जो बनाती है वो चिथड़ों से बनाती है। कपड़े के चिथड़े होते हैं, रुई होते हैं, इस तरह के जो चिथड़ों को मिला करके क्या करती है, अपने घोंसला बनाती है। अभी दोस्तों इन सभी के बारे में जानेंगे आगे। जो कि एनसीईआरटी के जो मेन फैक्ट हैं एकदम सेम आपके बीच में ला करके रखा हुआ भी हूँ। अब देखो, शक्कर खोरा जो है दोस्तों, ये क्या करता है, किसी भी पेड़ पर लटकती हुई टहनियों पर अपना लटकता हुआ झूला बनाता है और इसके झूले में भी बाल होते हैं, मकड़ी के झाले होते हैं, फिर कपड़े के चिथड़े होते हैं। उसके बाद ये लकड़ियों की पतली पतली टहनियों को भी उसमें लगा करके क्या करता है, बनाता है। वो कहलाता है शक्कर खोरा। और दर्जन पक्षी जो होता है दोस्तों, ये पत्तों को सिल करके दर्जन चिड़िया क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे और एनसीईआरटी में जो है कि पक्षी से जितने सारे प्रश्न बनते हैं सब आपके बीच में यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एक बार एनसीईआरटी। देखिए दोस्तों, इस तरह जो है कि हम लोग का एनसीईआरटी भी क्लियर होते जाएगा और हम लोग प्रश्नों को भी क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का प्रयास है कि आपके बीच में नए नए प्रश्न लाए जाएँ। किसी भी तरह के अगर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएँ तो आप आसानी से उसको कर जाएँ। तो यहाँ जो है कि दोस्तों सबसे मेन पॉइंट है, मेन उद्देश्य है हम लोगों का कि आपकी जो एनसीईआरटी है वो 15 नंबर की एनसीईआरटी एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बार बार प्रश्नों को कराते रहेंगे और इसी तरह के एनसीईआरटी आपके बीच में भी कराते जाएंगे, जिससे आपको एनसीईआरटी भी क्लियर होता जाएगा और प्रश्न भी क्लियर होता जाएगा। क्लियर है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। ये किलचड़ी चिड़िया जो दोस्तों, इसको इंडियन रोबिन के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में इसको इंडियन रोबिन के नाम से जानते हैं। और किलचड़ी चिड़िया के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनियाँ होती हैं, जड़े होते हैं, ऊन होते हैं, बाल होते हैं, रुई होते हैं और ये सब बिछा करके क्या अपना घोंसला बनाती है। और किलचड़ी चिड़िया की जो चोंच होती है दोस्तों, अंदर से लाल होती है और किलचड़ी चिड़िया छोटे छोटे कीड़े खाती है। ठीक है, अगर वही बात की जाए फाख्ता की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाख्ता पक्षी है, ये आपकी किलचड़ी चिड़िया है और ये फाख्ता चिड़िया है। और फाख्ता जो है कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ के मेड़ में अपना क्या करता है, घोंसला बनाता है। वो कौन सा, फाख्ता पक्षी। और गौरैया आप देखते हैं दोस्तों, आपके घरों में भी आईने को पीछे या घर में कहीं कोना ऐसा जगह होता है, वहाँ पे गौरैया क्या करती है, अपना घर बनाती है। ठीक है, और कबूतर भी कुछ इसी तरह करते हैं, पुराने मकानों में या खंडहरों में या शीशे के पीछे भी जा करके या पंखे के ऊपर भी कबूतर वगैरह क्या अपना घोंसला बना लेते हैं। और कौवा भी देखो दोस्तों, कौवा भी घोंसला बनाता है और कौवे के घोंसले में लोहे के तार होते हैं और लकड़ी की क्या शाखाएं भी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंची डाल पे कौन घोंसला बनाता है तो क्या बताएंगे, कौवा। और कहेगा सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है तो क्या, चील और बाज। ठीक है, तो यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। और इधर जो दोस्तों नर बीबर पक्षी के बारे में बात की गई है, किसके बारे में, नर बीबर के बारे में, जो इसका आंसर था। तो ये अपने घोंसले बनाते हैं मादा बीबर। ठीक है, नर के बनाए हुए घोंसले को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें अंडे देती है। तो ये जो बीवर, नर बीवर हैं, ये क्या करते हैं, घोंसले बनाते हैं और मादा को जो पसंद आता है उसी में जा करके क्या करती है, अपना अंडा देती है। ठीक, तो ये लोग भी अपने पसंद के ही चुनते हैं। जिस प्रकार आपकी औरत आपसे क्या करती है, अच्छे अच्छे साड़ियाँ पसंद करवा करके अपने पसंद की लेती है, उसी प्रकार चिड़िया भी अपना घोंसला पसंद करके अंडा देती है। चलिए इसमें देखते हैं। कोयल की अगर बात की जाए दोस्तों, तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो क्या करती है, कौवे के ही घोंसले में जा करके अपने अंडे को रख देती है और कौवा उसके अंडे के अपने अंडों के साथ क्या करता है, सेता है। और कभी कभी ये कोयल इतना चालाक होती है कि कौवे के अंडों को निकाल करके क्या बाहर फेंक देती है और अपने अंडे ला करके उसमें रख देती है। तो कोयल का कुछ इस तरह का काम होता है। और अभी जो है कि दर्जन चिड़िया, और ये दर्जन चिड़िया क्या होती है, देखिए दर्जन का नाम होता है दोस्तों सीने वाला, उसी प्रकार ये इसका नाम है, उसी के नाम से पड़ा है। क्या करती है, ये पत्तियों से अपने नुकीलो चोंच से पत्तों को क्या करती है, सिल देती है और अपना घोंसला बनाती है और उसी में अंडे देती है।
और बसंत गौरी दोस्तों, तो बसंत गौरी आप देखे होंगे गर्मियों में बहुत सारे ऐसे पेड़ होंगे जिसमें पेड़ के अंदर जो है खोखला बना देती हैं और उस खोखले में जो अंडा देती हैं वो होती है बसंत गौरी, ठीक है। और शक्कर खोरा दोस्तों जो होते हैं, शक्कर खोरा ये किसी भी पेड़ पर लटकती हुई टहनी पे, पतली टहनी पे अपना क्या लटकता हुआ घर अपना बनाते हैं और उसमें अपना अंडा देते हैं। और इनके भी घोंसले में टहनियाँ होती हैं, घास होती हैं, सूखे पत्ते होते हैं, रुई होते हैं, पेड़ के छाल होते हैं और मकड़ी के जाले जैसे होते हैं और कपड़े के चीथड़े भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कुछ जो है कि जो घर बनाता है वो बनाता है शक्कर खोरा, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अब पक्षी केवल देखो, पक्षी जो होते हैं दोस्तों केवल अंडा देने के लिए अपना घोंसला बनाते हैं। जैसे ही उनका बच्चा अंडे से निकल जाता है ये लोग घोंसला छोड़ के भी चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि केवल पक्षी जो है कि अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाते हैं, रहने के लिए वो नहीं बनाते हैं। जब तक वो घोंसले में अंडे रहते हैं तब तक वो रहते हैं, उसके बाद जो ही अंडा से बच्चा निकलता है ये लोग भी घोंसला छोड़कर चले जाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो प्रश्न है इसको देखेंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखने में जो प्रश्न लग रहा है बहुत ही बड़ा प्रश्न है, आप हार मान जाएंगे। देखिए उसमें टाइम भी नहीं होता है सीटेट में, क्योंकि ऑनलाइन में भी बहुत दिक्कत हो रहा है। जैसे हम लोग पहले ऑफलाइन देते थे तो उसमें थोड़ा सा धैर्य होता था, लेकिन इसमें जो टाइम चलता है तो दिमाग में एक टेंशन बनी रहती है कि टाइम भी ख़त्म होने वाला है और इतना बड़ा बड़ा प्रश्न जो है पढ़ने में टाइम भी जाता है। तो घबराएंगे नहीं, ये जो प्रश्न है बस दिखने में बड़ा है और इसकी कोई औकात नहीं है, देखते देखते ही क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। बस आपको धैर्य से पढ़ना है और जिस तरह का है उस वैसे इसको करना है। तो सबसे पहले देखेंगे, कह रहा है कि आपका घर x पर है। चलिए घर बना लेते हैं, घर कहाँ है, x पर है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। चलो इधर बना देते हैं। कह रहा है आपका घर x पे है, ठीक, x पे घर हो गया। आपके पिताजी की दुकान y पर स्थित है, आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है। मान लो ठीक सामने इधर ले लो, तो इधर में हमारे पिताजी की दुकान है और ठीक सामने है, ठीक है, और y पे स्थित है। फिर आगे देखेंगे, परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। देखो दोस्तों इधर जो है गहरी क्या है, नहर है, तो मैं इससे क्या सीधे सीधे नहीं जा सकता। अब आगे देखेंगे, अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं। अब हमारे पिताजी को वहाँ जाना है तो हम लोग क्या करता हूँ, ठीक 200 मीटर आगे की तरफ मैं जाता हूँ और ये क्या दक्षिण की तरफ, किधर, साउथ की तरफ। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, और फिर ठीक पूर्व में 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। देखो अब जो है यहाँ से 150 मीटर का क्या है दोस्तों, पुल है, कितना, 150 मीटर का। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर दूरी चलकर अपने पिताजी की दुकान पर पहुंचते हैं। क्या होते हैं, अपने पिताजी की दुकान पर पहुंचते हैं। y के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः क्या होगी। कह रहा है y के सापेक्ष दोस्तों, तो y के सापेक्ष आप कितने दूर पे हैं और आपके घर की स्थिति क्या है, यही पूछ रहा है। तो कह रहा है कि आप फिर उसके बाद क्या करते हैं, 200 मीटर फिर अपने पिताजी के यहाँ उत्तर की दिशा में चलकर चले जाते हैं। तो देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो है कि एक जो है कि आयत बन रहा है, आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये 150 है तो इसके सामने वाली भी क्या हो जाएगी, 150 ही मीटर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो जब ये तीन भुजाएं आपस में ये दोनों बराबर हैं तो इसके सामने वाली भी क्या बराबर हो जाएगी। तो दूरी तो निकल गई 150 मीटर, लेकिन कह रहा है वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष यानी वायु से देखना है कि यक्ष क्या किस दिशा में है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर यहाँ पे आपका क्या वायु हो तो इधर जो है पश्चिम की दिशा में आपका घर होगा, तो 150 मीटर ठीक पश्चिम आपका आंसर सही हो जाएगा। एक बार फिर ध्यान से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेंगे और जो कि ध्यान से प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको शब्दों को समझना है और सवाल आपका क्या चुटकी में लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 150 मीटर ठीक पश्चिम की ओर। अब आगे चलते हैं। जैसा कि मैं दोस्तों बार बार बता रहा हूँ, आज जो है कि प्रश्नों को करने में बहुत ही आनंद आएगा और ये जो प्रश्न है जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जो है कि प्रश्नों के साथ साथ हम लोग एनसीईआरटी को भी देखेंगे और ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और हूबहू ऐसे ही प्रश्न छप भी सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कितने सारे
शिफ्ट में पेपर होते हैं तो पेपर इधर और उधर का जो है कि पेपर दोस्तों रिपीट करता रहता है और इससे रिलेटेड ही एकदम सेम प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसमें देखेंगे अगला प्रश्न, डॉक्टर ने किसी को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। देखिए एक डॉक्टर साहब हैं, कोई रोगी है, उसको बोल रहे हैं कि आप प्रतिदिन क्या करिए, हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, गुड़ खाइए, आंवला खाइए। आप सोच सकते हो कि उस व्यक्ति को कौन सा रोग हुआ है, क्योंकि जब हम लोग NCERT पढ़े थे दोस्तों तो उसमें बताया गया था कि इस रोग के लिए आपको हरे पत्तेदार गुड़ और सब्जियां खानी चाहिए और हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए और गुड़ भी खाना चाहिए, आंवला भी खाना चाहिए। और गुड़ में, आंवला में और हरे पत्तेदार सब्जियों में आयरन पाया जाता है दोस्तों। तो आप बता सकते हैं कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसमें आपका आंसर भी मिल सकता है। तो आयरन की कमी से दोस्तों अनीमिया होता है और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, अनीमिया। ठीक है, और अनीमिया से दोस्तों दिल्ली के कुछ बच्चे थे, वो लोग अनीमिया से पीड़ित भी हो गए थे। तो इसमें पूछता है कि अनीमिया में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी जब आपको अनीमिया हो तो हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसी को अभी देखेंगे NCERT से रिलेटेड। अब इसमें देखेंगे दोस्तों जो मलेरिया होता है, मलेरिया जो होता है मच्छर के काटने से होता है, मच्छर के काटने से। और मलेरिया के साथ साथ दोस्तों और भी डेंगू, चिकनगुनिया जैसे रोग भी दोस्तों मच्छर के काटने से ही होता है। और रोनाल्ड रॉस ने ही बताया था कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ये वाला भी NCERT में पूछता है। तो अभी देखेंगे दोस्तों कि शरीर में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए। जैसा कि अभी हम लोग जान गए मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया होता है और इसकी दवा जो है कि सिनकोना पेड़ से, हम लोग पेड़ की छाल से बनाते हैं। और आयरन की कमी से अनीमिया होता है दोस्तों। और लोहा या आयरन हमें गुड़, आंवला और बहुत सी हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलती हैं। तो हमें जो है कि हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाना चाहिए। अगर आपको एनीमिया हो गया तो उसमें ज़्यादा आयरन पाया जाता है। अब उसी के साथ बात करेंगे दोस्तों, तो रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया था कि मच्छर के काटने से क्या मलेरिया होता है, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। और इधर देखेंगे एक जो है कि रिपोर्ट आपको दिख रही होगी और ये जो कि एक अनीमिया की रोगी की है। और इसमें पूछा जाता है कि आपके शरीर में कितना हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। तो सामान्यतः अगर दोस्तों देखा जाए तो सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 ग्राम पर DL होनी चाहिए। नॉर्मल रेंज अगर देखा जाए तो 12 से 16 ग्राम पर DL होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे तो इसकी कितनी हीमोग्लोबिन की मात्रा है, इसकी हीमोग्लोबिन की मात्रा 10.5 ग्राम पर DL है। तो जाहिर सी बात है इसको क्या होगा, अनीमिया होगा। ठीक है, तो ये अनीमिया में दोस्तों आंवला और गुड़ और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए क्या सलाह दिया जाता है, ये देख लेंगे। अब अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न भी ये रिलेटेड प्रश्न है NCERT से ही। और इसमें देखेंगे कह रहा है ब्रांज या कांसा एक मिश्र धातु है जिसके मुख्य संगठक है। अब देखिए पूछ रहा है कांसा बनता किसका है दोस्तों। कह रहा है कांसा किन किन धातुओं को मिलाते हैं तो बनते हैं। अब दोस्तों ये जो कांसा है, कांसा एक प्रकार का मिश्र धातु है। और मिश्र धातु वे धातुएं होती हैं जिनमें धातु और धातुओं को मिला करके बनाया जाता है, जिसमें एक धातु हो सकता है और एक अधातु हो सकता है, या दोनों धातु हो सकते हैं। उनको जब आपस में मिला करके एक नया जब पदार्थ बनता है तो वही कहलाता है मिश्र धातु। और मिश्र धातुओं के रूप में हम लोग बहुत सारी धातुओं का क्या प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार स्टील भी एक प्रकार का दोस्तों मिश्र धातु है। और स्टील यानी स्टेनलेस स्टील एक ऐसी स्टील है जिसमें दोस्तों जंग भी नहीं लगता है। उसके अलावा जो हम लोग सोल्डरिंग करते हैं दोस्तों, वो भी एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। और हम लोग सोल्डर का उपयोग टाके लगाने के लिए करते हैं विद्युत उपकरणों के। इस प्रकार दोस्तों पीतल जो होता है, पीतल भी आपका मिश्र धातु होता है जो तांबा और जिंक को मिला करके बनाया जाता है। तो इस तरह का देखेंगे तो यहाँ कापर और टीन को मिलाया गया है और यहाँ कापर और जिंक को मिलाया गया है। तो यहाँ जो बनता है दोस्तों ये बनता है पीतल। ठीक है, और इधर देखेंगे लोहा, क्रोमियम और निकिल मिला के दोस्तों स्टेनलेस स्टील बनता है, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, और कापर और तांबा और टीन मिला करके दोस्तों ये बनाया जाता है
शीशा और लेड मिला करके दोस्तों ये बनाया जाता है आपका शोल्डर। और बचा एक ही दोस्तों, वो क्या बचा आपका, कापर और तांबा, सॉरी तांबा या कापर और टीन, ये मिला करके आपके बनते हैं दोस्तों कांसा, यानी ब्रांज। और ब्रांज का उपयोग हम लोग दोस्तों मेडल वगैरह बनाने में भी करते हैं। जब ओलंपिक वगैरह होते हैं तो उसमें दोस्तों जो पदक दिए जाते हैं, कांसे पदक भी दिया जाता है, वही कांसा है, ठीक है। और वो जो बनाया जाता है तांबा और टीन को मिला करके बनाया जाता है, तो इसका आंसर नंबर 20 सही हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों कि इसमें कितनी मात्रा होती है, तो इस इमेज में आप देखेंगे तो टाँका जो होता है शोल्डर में 67% टीन होता है और 33% शीशा मिलाया जाता है। उसी प्रकार अगर इसमें देखेंगे कांसा में, तो कांसा में 75% तांबा होता है और 25% टीन होता है। ये जो है कि सी-टेट में तो नहीं पूछेगा, लेकिन उधर एग्जाम के लिए ऐसे प्रश्न जो है कि दोस्तों पूछ देता है। और पीतल है तो पीतल में 75 और 25 का जो है कि रेशियो होता है। तांबा जो है कि 75 होता है, जस्ता जो है कि दोस्तों 25% होता है। और स्टेनलेस स्टील में दोस्तों लोहा, क्रोमियम और निकेल मिला करके बनाते हैं। और स्टेनलेस स्टील ऐसा मिश्र धातु है जिसमें जंग नहीं लगता है। अब दोस्तों ये जो कि अगला प्रश्न है, ये 6वां प्रश्न है और 6वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग देखेंगे। और अभी तक मैं बता दूं, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने लायक प्रश्न है, ठीक है। और इस तरह के जो कि हम लोग मज़ेदार प्रश्न जो है कि सॉल्व करते रहेंगे। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रहें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए, सबसे ज़्यादा यही रिक्वेस्ट करूँगा। और इसके जो नोट्स चाहिए दोस्तों, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पूरा ये PDF मिल जाएगा। और जो कि NCERT के भी नोट्स चाहिए तो 3, 4, 5 के भी नोट्स तैयार हैं, आपको सेंड कर दिए जाएंगे। एक बार ज़रूर आप संपर्क करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये जो वीडियो है दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, ठीक है। जो कमियां हैं दोस्तों उसको बताइए, फिर से जो है कि इसको और अच्छे तरीके से नई ऊर्जाओं के साथ आपके बीच में उसको पेश किया जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों जो कुछ जो कमियां दिख रही हैं वो धीरे धीरे जो है कि दूर हो जाएंगी, क्योंकि जैसे लाइट वगैरह की कमी चाहिए, इस तरह की जो कमियां दिख रही हैं आप लोग एक बार कमेंट करिए कि सर यहाँ से सही करना है, तो उसको सही किया जाएगा और अगले वीडियो में उसको सुधार करके प्रदर्शित किया जाएगा। अब देखेंगे दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार करिए। दोस्तों जैसे हम लोग NCERT पढ़े थे, तो NCERT में मैं बताया था पश्मीना एक साल होती है और ये जो है कि बहुत ज़्यादा गर्मी देती है, और ये कहाँ से प्राप्त होती है इसके बारे में भी मैं बताया था। तो इस पहले जो है कि प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद जो NCERT का जो प्रश्न है उसको भी देखेंगे। और ये जो प्रश्न बना है देखिए, जो मैं बताता था ना कि NCERT का वो महत्व जब आपको समझ में आएगा, जब आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। एक पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है, सही बात है। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती हैं। देखिए यहाँ पे तो दिया है कि 5000 मीटर पर रहती हैं, लेकिन अगर यहीं पे दोस्तों 6000 दे दिया जाए, 3000 दे दिया जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5000 मीटर की ऊंचाई पे पाई जाती हैं, ये कथन सही है, क्योंकि कोमल पश्मीना जो पहाड़ी बकरियाँ हैं वो 5000 ऊपर मीटर दूर जाती हैं, तब इनको जो है कि बाल का वैसा स्थिति होता है। अधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर नरम बालों की एक परत उग जाती है, ये भी बात सही है दोस्तों। जो अधिक ऊपर जब जाती हैं तो उनके शरीर का अनुकूलन होता है, और अनुकूलन की स्थिति के अनुसार उनके शरीर पे हल्के हल्के बहुत ही पतले पतले क्या बाल उग जाते हैं। और ये बाल जो होते हैं दोस्तों, हमारे एक बाल जो है उसके 6 बाल के बराबर होंगे। हमारा एक बाल जो होगा उसका 6 बाल मिलाओगे तब जाके बनेगा। सोच लो इतना महीन होता है। और ये जो महीन होता है, इनके दोस्तों जो इनसे स्वेटर बीने जाते हैं या जो शाल बीनी जाती हैं दोस्तों, उसके लिए हम लोग मशीनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको हाथ से ही बुना जाता है और एक खास बुनकरों द्वारा बीने जाते हैं। और एक शाल बनाने में, साधारण शाल बनाने में 200 दिन लग जाते हैं। समझ लो इतना महीन और बारीक होते हैं। अगर डिजाइन वाली शाल बीनी जाती तो कितना टाइम लगता। तो देखेंगे तो ये वाला डी वाला कथन कर रहा है, पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों पर बुनाई की जाती है। देखिए ये ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। अभी मैंने बताया कि इसको हाथों से बुना जाता है, न कि मशीनों से बुना जाता है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जब कथन गलत है तो जाहिर सी बात है कौन सा आपका सही हो जाएगा, ए, बी और सी। तो यहाँ जो है कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी। क्लियर है। अब आगे चलते हैं दोस्तों।
अब देखिए ये जो है यही पश्मीना शाल है और ये पश्मीना शाल के बारे में पूरा डिटेल इसमें जो है कि दिया गया है। और अभी जो मैं इसके बारे में पूरा पढ़ ही दिया हूँ, 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहाँ सर्दियों में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम तापमान हो जाता है। बकरियों पर शरीर बहुत से बारीक और नरम बाल उग जाते हैं। देखिए एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, बारीक और नरम बाल उग जाते हैं। तो जैसा कि मैंने सारा डिटेल आपको बता ही दिया है और यहाँ पे लिखा भी है कि इतने पतले की बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के 1 बाल की मोटाई के बराबर होते हैं। पश्मीना शालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। देखो साफ साफ लिखा है, मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता है, क्योंकि बहुत क्या होते हैं, पतले होते हैं और इनको एक खास बुनकर के तरफ के द्वारा बुना जाता है और ये 250 घंटे लगते हैं। 250 घंटे लगते हैं तब जाकर के 1 साल तैयार होती है। अगर सोचो अगर डिजाइन वाली तैयार होती तो कितना दिन लगता। अब जो कि अगला प्रश्न है दोस्तों, ये अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर का। और ये 7 नंबर का प्रश्न बात करेंगे दोस्तों। ये जो 7वां नंबर का प्रश्न है ये बात की गई है भुज, और ये भुज इलाका पड़ता है गुजरात में। और उस समय दोस्तों ये जो जिस चैप्टर से लिया गया है उस चैप्टर का नाम है जब धरती कांपी। तो इसमें दोस्तों एक 26 जनवरी का समय था और 26 जनवरी के समय में लोग अपने अपने काम कर रहे थे और 26 जनवरी का परेड भी चल रहा था और उसी समय अचानक धरती कांप उठी और यानी भूकंप आ गया। उसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी। तो उसी के बारे में बात किया गया। और ये जो भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को आया था। कब आया था दोस्तों? 26 जनवरी 2001 को। और ये भुज कहाँ पड़ता है? गुजरात। और इसी इलाके में ये भूकंप आया हुआ था, इसी के बारे में। और इसमें ये भी बच्चों को बताया जाता है इस चैप्टर में कि जब भूकंप आता है तो उस समय क्या करना चाहिए, ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, एक जो है कि सुरक्षित स्थान पे चला जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आप ऐसे जगह पे हैं तो किसी मजबूत चीज़ को पकड़ करके, जैसे टेबल है उसके नीचे क्या छुप जाइए। इस तरह का जो कि कथन उसमें बताया गया बच्चों को सुरक्षित रहने के लिए। तो आप भी जो है जब पढ़ाने जाएंगे तो इस तरह के जो बच्चों को सीख देंगे। अब यहाँ देखेंगे 8वां प्रश्न, और 8वां प्रश्न को देखेंगे और इसमें देखेंगे हम लोग क्या पूछ रहा है। हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष, यानी हमारे देश की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, यानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। तो इधर जो है कि दोस्तों मैप में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक उत्तर प्रदेश से और हरियाणा से सटा हुआ ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा। यहाँ पे है आपका दिल्ली, क्या है? दिल्ली, ठीक है। और दिल्ली की सापेक्ष कह रहा है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, तो शिमला कहीं दोस्तों आपका यहाँ पे स्थित है। शिमला कहाँ है? यहाँ पे शिमला। और कह रहा है मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों क्या? भोपाल। तो मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों यहाँ भोपाल स्थित है। और पूछ रहा है कि दिल्ली से सापेक्ष, यानी दिल्ली से इनकी दोनों की क्या स्थिति होगी। तो दोनों की स्थिति आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये एकदम सीधा सीधा है, यानी उत्तर और इधर क्या? दक्षिण। आप मैप में भी देख सकते हैं दोस्तों। तो उत्तर और दक्षिण में दिल्ली से शिमला और नीचे क्या आपका भोपाल स्थित है। और भोपाल जो है कि मध्य प्रदेश की राजधानी है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए, उत्तर और दक्षिण में। प्रश्न को पढ़ेंगे उसके बाद मैप को देखेंगे, सब आपको क्लियर हो जाएगा क्या पूछ रहा है। और इस तरह के जो कि प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों, तो मैप जो है, मैप आपको याद कर लेना चाहिए कि किसके सापेक्ष कौन है, कौन प्रदेश है। सारे प्रदेशों को पहले आप याद कर जाइए। मैप में एक बार आउटलाइन ले लीजिए मैप का, और उस आउटलाइन में आप हिमाचल प्रदेश को भरिए, कर्नाटक को भरिए, उत्तर प्रदेश को भरिए, बिहार को भरिए, सारे प्रदेशों को एक बार भरिए। उसके बाद जो है कि आपको सापेक्ष स्थिति का पता चल जाएगा। और इस तरह के प्रश्न अब जो है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं जो अगला प्रश्न इससे ही रिलेटेड कुछ है, तो इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या निकालना है आपको, देखते हैं। देखिए, शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, यानी कह रहा है शिमला में रहने वाला व्यक्ति, यानी हिमाचल प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति पहले भोपाल का भ्रमण करना चाहता है। यानी कोई व्यक्ति कहाँ? शिमला में है और शिमला ऊपर था, वहाँ से कहाँ? भोपाल जाना चाहता है। इसके पश्चात वो गांधीनगर यानी गुजरात जाना चाहता है। तो पहले उसकी यात्रा किस दिशा में स्टार्ट होगी? तो देखेंगे दोस्तों, तो आप मैप में सीधे देख रहे होंगे। तो मैप में आपका हिमाचल प्रदेश यहाँ है और मध्य प्रदेश भोपाल यहाँ है, कह रहा है भोपाल।
तो मध्य प्रदेश से भोपाल जो एकदम सीध में है दोस्तों, किस दिशा में है? सीध में, यानी ये ऊपर अगर नॉर्थ है तो नीचे क्या है? साउथ है। तो पहली स्थिति जो होगी उसकी दोस्तों वो नॉर्थ से साउथ होगी। क्या होगी? नॉर्थ से साउथ यानी दक्षिण होगी। उसकी दिशा किस दिशा में होगी? दक्षिण। और दक्षिण के बाद फिर उसको कहाँ जाना है? गुजरात यानी गांधीनगर जाना है। तो गुजरात एकदम देखिए सीधे एकदम उसके पश्चिम में स्थित है, यानी दक्षिण से कहाँ जाएगा? पश्चिम जाएगा। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? पहले दक्षिण जाएगा, यानी उत्तर में स्थित है तो दक्षिण की तरफ आएगा, फिर दक्षिण की तरफ से फिर ये पूरब की तरफ जाएगा, तब जा करके वो गांधीनगर जाके पहुँच जाएगा। तो इसमें आंसर देखेंगे कौन सा है? दक्षिण और उसके पश्चात पूर्व, तो ये नहीं है। दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर, तो ये आंसर नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं इसी से रिलेटेड दो प्रश्न आ गए आपके बीच में, और एक और देखिए आपके बीच में जो कि मैप से रिलेटेड ही प्रश्न आ गया। तो जैसा कि मैं पहले ही बताया था कि इसमें जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे, तो जल्दी से आप अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अरब सागर से लगती है? पूछ रहा है दोस्तों, अरब सागर से लगने वाले वो कौन से राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर से लगा हुआ है, उसकी सीमा अरब सागर से लगी हुई है, तो उसी को आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इधर जो है कि बे ऑफ बंगाल है, इधर जो है कि बंगाल की खाड़ी है, और इधर जो है हिंद महासागर है, और इधर जो है अरेबियन सी है, अरब सागर है। तो इस साइड जो है दोस्तों अरब सागर है, तो इधर के जो स्टेट होंगे वही टच किए होंगे। तो इधर जो है कि कुछ स्टेटों के नाम आपके बीच में हैं जो क्या अरब सागर को टच किए हुए हैं। तो इनको आप क्या करिए, अगर चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, चाहे इसमें आप देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो यहाँ जो प्रदेश है वो है केरला। तो केरला टच करता है केरल, और उसके बाद यहाँ देखेंगे दोस्तों तो कर्नाटक, उसके बाद गोवा भी टच करता है दोस्तों, गोवा, उसके बाद ये महाराष्ट्र, उसके बाद इधर गुजरात, यानी 1 2 3 4 5 लगभग 5 राज्य जो है कि टच करते हैं। तो इस ऑप्शन में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश दिया है, तो आंध्र प्रदेश नहीं होगा, पुदुचेरी भी नहीं है, बंगाल तो बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक। अगर कर्नाटक नहीं होता, उसके जगह पे अगर गोवा होता तो गोवा भी सही होता, केरल होता है केरल, महाराष्ट्र, या इस तरह भी पूछ सकता है कि वो कौन कौन से राज्यों के जोड़े हैं जो अरब सागर से सटे हुए हैं, और इसमें दे देगा आपका केरला, कर्नाटका और महाराष्ट्र, और इस तरह के जो कि 3-3 अलग अलग देगा। तो इस तरह के भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि अरब सागर से कौन कौन प्रदेश हमारे भारत के लगते हैं। अब 11वां प्रश्न है, उसको देखेंगे। विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो नृत्य है ये एक प्रकार का नृत्य है जब क्या हो जाता है, फसल पक जाती है। क्या होता है, ये जब फसल तैयार हो जाती है या फसलों का काम जब ख़त्म हो जाता है, तब ये जो कि त्यौहार मनाया जाता है चिराओ। और ये चिराओ जो मनाया जाता है दोस्तों मिज़ोरम में मनाया जाता है, और मिज़ोरम में दोस्तों मिज़ो भाषा बोली जाती है। ये वाला भी प्रश्न पूछा, मिज़ो कहाँ बोली जाती है, तो वो बोली जाती है मिज़ोरम में। और मिज़ोरम में दोस्तों एक प्रकार की खेती भी की जाती है जिसे झूम खेती के नाम से जानते हैं। किस खेती के नाम से? झूम खेती के नाम से। और ये झूम खेती होती क्या है? झूम खेती में क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो देखिए इनके ये मिज़ोरम में जो है, मिज़ोरम में खेती करने का कुछ अलग ही प्रचलन है, और ये पूर्वी प्रदेशों में ज़्यादा मिलता है। पूर्वी प्रदेशों में यानी जो 7 सिस्टर हैं वहाँ पे ये जो झूम की खेती की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो वो मिज़ोरम में की जाती है। और ये झूम खेती में दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले जो कि लोग फसल को काट लेते हैं, फसल को काटने के बाद कुछ साल तक इसको क्या इसी तरह छोड़ देते हैं, और इसमें जब छोड़ देते हैं तो इसमें कुछ घास फूस, पेड़ पौधे और बाँस वगैरह उग जाते हैं। फिर क्या करते हैं लोग, इसमें माचिस जला करके सारे खरपतवार को लोग जला देते हैं। फिर ये खरपतवार उसमें राख का काम करते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं, इस खेत को जोतते नहीं हैं, ध्यान देंगे, जोताई नहीं करते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। जोताई नहीं करते हैं, हल्का सा बहुत खोदा जाता है, हल्का खोदा जाता है, क्या हल्का खोदा जाता है, और बीज को ऐसे ही क्या इसमें छिड़क दिए जाते हैं, और पौधे क्या बीज के उग जाते हैं।
और इसमें दोस्तों मिश्रित खेती की जाती है। झूम खेती में मिश्रित खेती की जाती है, एक बीज के साथ कई जो है कि बीज छिड़क दिए जाते हैं और अलग अलग पौधे उगा करके इनमें फसलें उगाई जाती हैं, जिसे मिश्रित खेती के नाम से जाना जाता है। और ये झूम खेती को दोस्तों स्थानांतरित खेती के बारे में भी जानते हैं, यानी इसका नाम है जो स्थानांतरित खेती नाम है। और इसके जो है कि कई उपनाम हैं, जो कि आप आगे जो है कि स्लाइड में मैं एनसीईआरटी के रूप में आपको दिखा देता हूँ, साक्ष्य के रूप में। और देखिए मिजोरम में मनाया जाने वाला, जब फसल ख़त्म हो जाता है तो फसलों का काम तो मिजोरम ये मनाते हैं। और चिराऊ नाच में आप देखेंगे तो ये इसमें जो कई बाँस लगे होते हैं और बाँसों के ऊपर नीचे इधर उधर जो है कि ये नृत्य वाला कार्य होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का इन लोगों का सांस्कृतिक और क्षेत्रीय नृत्य है। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों 12 नंबर प्रश्न। और 12 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 12 नंबर प्रश्न में यदि आप भारत के मानचित्र पर सरल रेखा AB कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, राजधानी जो बिंदु A पर है तथा पुदुचेरी बिंदु B पर है, तक अगर एक रेखा खींचे तो B के सापेक्ष बिंदु A की दिशा क्या होगी? कह रहा है दोस्तों कि अगर एक पॉइंट हम लोग क्या माने B माने और एक पॉइंट क्या माने A माने, तो A जो है वो है कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल, कोलकाता, और एक जो है पुदुचेरी है, पुदुचेरी। और कह रहा है कि B के सापेक्ष A की जो दिशा होगी दोस्तों वो क्या होगी? तो भारतीय मानचित्र पे अगर आप खींचें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं, यहाँ अगर मान लिया जाए क्या पुदुचेरी और इधर क्या आपका पश्चिम बंगाल और वहाँ कोलकाता, तो ये आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे एक दिशा खींची जाए तो यहाँ नॉर्थ और इधर दोस्तों ईस्ट और इधर वेस्ट और इधर साउथ। तो आप देख सकते हैं इधर जो है कि कोलकाता कहाँ स्थित होगा, तो कोलकाता आप देख करके भी बता सकते हैं दोस्तों कहाँ स्थित है, नॉर्थ और ईस्ट में। किधर? नॉर्थ और ईस्ट में, यानी ठीक उत्तर पूर्व। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 12 का आंसर नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उत्तर पूर्व ही आपका आंसर सही हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में मैप में भी देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आपका क्या हो पुदुचेरी हो और इधर आपका कोलकाता हो और एक यहाँ से तीर खींचें तो B से A के सापेक्ष यहाँ पे स्थिति हो जाएगी। अगर वही A के सापेक्ष B का पूछता तो उल्टा हो जाता। ठीक है, तो ये जो है कि आंसर देख लेंगे इसका आंसर यही सही होने वाला। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। उस महिला व्यायामी या भार उत्तोलक खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन, यहाँ वजन होगा, वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था। अब 130 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की है तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 पदक जीती हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो कुछ लिस्ट दिया गया है इसमें पूछ रहा है कि वो कौन सी भार उत्तोलक हैं जो 12 वर्ष की उम्र से ही भार उठाने का प्रैक्टिस करने लगी थी और अब जो है कि वो लगभग 130 किलोग्राम वर्ग में वज़न उठा लेती हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। और मैं एनसीईआरटी में आपको इनके बारे में पढ़ाया भी था, तो देखते ही देखते आप बता देंगे दोस्तों इसका आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्णम मल्लेश्वरी। और कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में ही इसमें बात की गई है। अब आगे चलते हैं और ये 14 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसको देखेंगे। किसी पर्यटक एर्नाकुलम टाउन से बड़ोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को रेलगाड़ी पर चढ़ा और एर्नाकुलम टाउन से 22:40 बजे चली, यानी बस जो है चाहे रेलगाड़ी 22:40 पर चली और 12 नवंबर 2021 को 14:10 बजे बड़ोदरा पहुंची। इन दोनों शहरों के बीच रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी, देखिए दूरी भी दे दिया है। तो पर्यटक की यात्रा के समय ट्रेन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए औसत चाल पूछ रहा है दोस्तों, सबसे पहले क्या क्या दिया है इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर दिया गया निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ पे देखिए क्या दे दिया है, दूरी दे दिया है। तो दूरी बराबर देख लेंगे 1896। अगर समय की बात की जाए दोस्तों तो इसमें समय आपको निकालना पड़ेगा। तो समय सबसे पहले देखेंगे 10 नवंबर 2021 से 10 नवंबर 2021 से 11 नवंबर 2021। देखो 10 नवंबर से 11 नवंबर यानी चली है कहाँ तक? 12 नवंबर तक। तो सबसे पहले हम 11 नवंबर तक निकालते हैं। तो अगर अगर ये चल रही है कहाँ से? चल रही है 22:40 से। तो 22:40 से
11 नवंबर को 10 नवंबर को चली 22:40 से, और यहाँ जो है कि 22:40 तक इसको चला दो। टोटल इसका समय यहाँ एक दिन में कितना हो गया, टोटल 24 घंटा। कितना हो गया, 24 घंटे। अब देखो, अब 11 नवंबर से 2021 से 11 यानी 22:40 से फिर जो है कि अब चला दो 12 तारीख तक, 12 नवंबर 2021 तक, और ये कितना चली 14:10 तक। तो इसमें जो समय निकल के आएगा दोस्तों वो 15 घंटा 30 मिनट निकल के आएगा। कितना, 15 घंटे 30 मिनट। अगर टोटल टाइम देखें तो टोटल टाइम जो निकल के आएगा 25 4 29 10 39 39.5 घंटे। कितना टोटल आ गया टाइम, 39.5 घंटे। और जो है कि समय भी निकल गया दोस्तों, और हमारा क्या दूरी दिया है तो हम लोग इस सवाल पे रख करके इसका लगा देंगे। तो इसकी चाल निकलेगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी दोस्तों कितना दिया है, दूरी दिया है 1896 और समय दिया है 39.5 घंटे। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 48 किलोमीटर प्रति हावर्स आपका निकल करके आ जाएगा। तो इसमें जो है कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देख लेंगे और ये सवाल का स्क्रीनशॉट लेंगे, प्रयास कर लेंगे एक बार। अब आगे चलते हैं, और ये जो है कि आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न होने वाला है। आज जो है कि थोड़ा सा दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो चुका है, क्योंकि ज़्यादा कई बार कैमरे को चालू करना पड़ा। अगर कहीं बीच में कोई दिक्कत होगी तो उसको एडजस्ट करिएगा, लेकिन प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बीच में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। तो ये जो है कि आज का लास्ट प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न को देखेंगे, मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य केरल में उगाया जाता है। यानी देखो ये जो कई मसाले दिए गए हैं, इस कई मसालों में जो लिस्ट है उसमें से कौन कौन ऐसे मसाले हैं जो केवल केरल में उगाए जाते हैं। यानी तीनों, यानी देखो 3-3 का जोड़ा है, यानी तीनों मसाले कहाँ उगाए जाते हो, केरल में उगाए जाते हैं, उसी को आपको बताना है। तो यहाँ में जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची, ये कहाँ उगाए जाते हैं, ये सभी केरल में उगाए जाते हैं। कहाँ उगाए जाते हैं, सभी केरल में उगाए जाते हैं। और इलायची आपको पता है दोस्तों, इलायची को क्या मसालों की रानी कहा जाता है, मसालों की रानी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि दोस्तों ये एनसीईआरटी के 15 प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आप दोस्तों वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियोस को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। रात को 2-2 बजे तक जागना पड़ता है, टाइपिंग करना पड़ता है, फिर दोस्तों बहुत सारा काम भी रहता है। तो आपके बीच में इतना टाइम निकल करके जो दोस्तों वीडियो बनाया जाता है, तो आप इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।